हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आजकल हम क्लास 12th फिजिक्स का 7 चैप्टर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोध, प्रतिघात तथा प्रतिबाधा। हमने जब ओम का नियम पढ़ा था तो ओम का नियम यह कहता है कि किसी चालक में जब वैद्युत धारा बहती है तो उसके मार्ग में चालक द्वारा कुछ अवरोध उत्पन्न किया जाता है धारा के मार्ग में, अर्थात वह धारा को आगे बढ़ने से रोकता है। इसका अर्थ है कि हम प्रतिरोध की सहायता से धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। और बाद में हमने देखा कि केवल प्रतिरोध के द्वारा ही नहीं, प्रत्यावर्ती धारा को हम संधारित्रों के द्वारा और कहें तो कुंडली के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अर्थात जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है वह प्रतिरोध, संधारित्र तथा किसी कुंडली के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। और अलग अलग जो हमारे अवयव हैं, जैसे चालक का प्रतिरोध है और हम कहेंगे कुंडली का प्रेरकत्व है, और किसी संधारित्र की जो हम कह सकते हैं जो धारिता होती है वह क्या होती है, धारा के मार्ग में अलग अलग तरीके से अवरोध उत्पन्न करती है। तो इसी चीज को हम अपने इस टॉपिक के अंतर्गत क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध जिसे इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है। प्रतिरोध का अर्थ होता है कि जब विद्युत धारा किसी ऐसे परिपथ में बह रही है जिसमें केवल प्रतिरोध ही हो, शुद्ध रूप से केवल प्रतिरोध लगा हो, तो धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है चालक के द्वारा, उसे ही हम क्या कह देते हैं, उसका प्रतिरोध कहते हैं। और हम जानते हैं प्रतिरोध को सामान्यतः R से प्रदर्शित किया जाता है, और इसके बारे में हमने पिछली विद्युत धारा वाले चैप्टर में काफी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, इसलिए इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं जिसे हम कहते हैं प्रतिघात। प्रतिघात, अब हम समझते हैं प्रतिघात क्या होता है। प्रतिघात का अर्थ है जिस प्रकार एक चालक विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार से कोई कुंडली तथा संधारित्र भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, और इसी अवरोध को हम क्या नाम देते हैं, प्रतिघात नाम देते हैं। तो हम यह लिखते हैं कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली तथा संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में जो प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है, मार्ग में जो अवरोध भी कह सकते हैं, जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही प्रतिघात कहा जाता है। प्रतिघात कहा जाता है। अर्थात जिस प्रकार चालक धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम यदि कोई संधारित्र लें और कोई एक कुंडली लें, वह धारा के मार्ग में जो प्रतिरोध उत्पन्न करेगी, अवरोध उत्पन्न करेगी, उसी प्रतिरोध को यहां पर हम किस नाम से प्रदर्शित करेंगे, प्रतिघात के नाम से प्रदर्शित करेंगे। अब हम प्रतिघात हम कह सकते हैं कि यदि कोई हम एक ऐसा परिपथ लें जिसमें केवल कुंडली लगी हो, तो कुंडली के द्वारा जो प्रतिघात उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। तो हम लिखते हैं एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल कुंडली हो तो कुंडली द्वारा उत्पन्न प्रतिघात को प्रेरकीय प्रतिघात
प्रेरकीय प्रतिघात, जिसे हम XL कहते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। अर्थात हमने प्रतिघात का पहला ये प्रकार ले लिया, जैसे हम कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, और ये तब उत्पन्न होता है जब केवल परिपथ में कुंडली हो। दूसरी स्थिति ले रहे हैं, हम कहते हैं अब यदि दूसरा ऐसा परिपथ ले जिसमें केवल संधारित्र हो, हम कहते हैं एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल संधारित्र लगा हो, संधारित्र लगा हो, तो संधारित्र द्वारा उत्पन्न प्रतिघात को धारतीय प्रतिघात कहा जाता है। धारतीय प्रतिघात, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे XC से, धारतीय प्रतिघात कहते हैं। तो हमें यहां यह पता चल गया कि यदि परिपथ में कुंडली भी हो और संधारित्र भी लगा हो, उन दोनों के द्वारा जो मिला जुला धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाएगा उसे हम कहेंगे प्रतिघात। लेकिन यदि कोई ऐसा परिपथ है जिसमें केवल कुंडली ही कुंडली है, वह प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करेगी उसे हम नाम देंगे प्रेरकीय प्रतिघात। और यदि कोई एक ऐसा परिपथ है जिसमें केवल संधारित्र लगा हुआ है, अब संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करेगा उसे हम नाम देंगे धारतीय प्रतिघात। इसे XC से प्रदर्शित किया जाएगा। अब हम समझते हैं तीसरा स्टेप हमारा प्रतिबाधा। तीसरा आता है हमारा प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा का अर्थ होता है, जिसे इंग्लिश में इंपीडेंस भी कहा जाता है। प्रतिबाधा का अर्थ है कि यदि कोई ऐसा परिपथ है जिसमें प्रतिरोध भी लगा हो, संधारित्र भी लगा हो और कुंडली भी लगी हो, यदि ये तीनों मिलकर के प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करेंगे, उस मिले जुले अवरोध को हम नाम देंगे प्रतिबाधा। तो हम कहते हैं किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध कॉमा हम कह सकते हैं कुंडली तथा संधारित्र द्वारा जो परिणामी संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में लिख लेते हैं, द्वारा धारा के मार्ग में जो परिणामी अवरोध उत्पन्न किया जाता है, अवरोध उत्पन्न किया जाता है, उसे प्रतिबाधा कहते हैं। उसे प्रतिबाधा कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि धारा के मार्ग में किसी चालक के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, उसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हमने कहा प्रतिघात। हमने कहा यदि कोई ऐसा परिपथ है जिसमें केवल कुंडली और संधारित्र लगा हुआ हो, यह दोनों भी धारा के मार्ग में कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न करते हैं और इनके द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किया जाएगा उसे हम नाम देंगे प्रतिघात। लेकिन यदि कोई एक ऐसा परिपथ हो जिसमें केवल कुंडली ही कुंडली लगी हुई हो और कुछ भी ना हो, तो उस कुंडली के द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाएगा उसे हमने कहा था प्रेरकीय प्रतिघात है। और इसी में हमने दूसरा कंडीशन ली थी कि यदि परिपथ में केवल संधारित्र ही हो तो संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाएगा उसे हम नाम देंगे धारतीय प्रतिघात, XC से प्रदर्शित करेंगे। और साथ में हमने तीनों का एक साथ
जब एक ऐसा परिपथ लिया जिसमें प्रतिरोध भी लगा हुआ है, साथ में हम कह सकते हैं एक कुंडली भी लगी हुई है और साथ में एक संधारित्र भी लगा हुआ है, ऐसा हम इसी चैप्टर में एक वो पढ़ेंगे, सर्किट पढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाएगा उसी अवरोध को क्या नाम देते हैं? हम प्रतिबाधा नाम देते हैं। साथ ही आपने एक बात और समझनी है, हम जानते हैं प्रतिरोध का सूत्र होता है R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I। यह हमारा ओम का नियम है। तो इसके बाद जब हम प्रतिघात की बात करेंगे तो प्रतिघात जो होगा हमारा x, चाहे वो XL हो चाहे वो XC हो, यह भी है तो एक प्रकार से धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना है ना। तो इसका भी जो सूत्र होगा वह विभव बटे, यानी कि हम कह सकते हैं वोल्टेज बटे या विभवांतर बटे, हम क्या सूत्र होगा इसका? धारा। तो सूत्र तो वही है R बराबर V अपॉन आई, तो X बराबर भी V अपॉन आई के ही बराबर होगा। और यदि प्रतिबाधा की बात करी जाए तो प्रतिबाधा को हम प्रदर्शित करते हैं Z से, और Z बराबर भी हमारा सूत्र वही होगा विभवांतर बटे धारा। अब देखिए विभवांतर बटे धारा, हम जानते हैं R का मात्रक भी क्या होता है? ओम। तो जब हम प्रतिघात की बात करेंगे तो ये नाम दूसरा हो गया लेकिन काम तो वही है ना, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। तो इसका भी मात्रक जो होता है वह ओम ही होता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी प्रतिबाधा होती है, इस प्रतिबाधा का मात्रक भी क्या होता है? ओम ही होता है। बस केवल कंडीशन अलग अलग है, बाकी सब ये जो तीनों चीजें हैं, प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, इन तीनों का अर्थ यही है कि ये धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, अड़चन लगा रहे हैं, उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इन तीनों का एक ही अर्थ है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कला समंजक तथा कला आरेख, जिसे हम इंग्लिश में फेजर तथा फेज डायग्राम्स कहते हैं। अभी हमने इससे पहले टॉपिक्स में यह पढ़ा है कि किसी प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होती है उसे हम प्रदर्शित करते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा t। इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और उसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, उस धारा का समीकरण भी हम जानते हैं। वह समीकरण होता है I बराबर I0 और साथ में आता है साइन ओमेगा t। और आप चाहें तो यहां पर हम साथ में फाई और लिख लेते हैं। तो पहली समीकरण किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समीकरण को प्रदर्शित करती है, जहां भी किसी क्षण वोल्टेज का मान है। V0 प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान, या जिसे हम आयाम कहते थे, या वोल्टेज का अधिकतम मान, उसको प्रदर्शित करता है। और ओमेगा टी हमारा एक टाइम के साथ, जो ओमेगा मतलब होता है कोणीय वेग, यानी कि वो जो घूर्णन कर रहा है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं अक्ष के परिधा, तो उसको हम ओमेगा टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरी समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यह प्रदर्शित करती है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो बहने वाली धारा है, किसी क्षण धारा का मान क्या होगा, उसे प्रदर्शित करते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। जहां I0 जिस प्रकार से V0 वोल्टेज का शिखर मान है, उसी प्रकार I0 क्या है? धारा का शिखर मान है। अब यदि हम इन दोनों को एक हम कह सकते हैं ग्राफ की सहायता से यदि समझें, तो हम इनको ऐसे बनाते हैं। हमने कहा ये हमने एक y अक्ष ली, इस y अक्ष पर हमने इधर की ओर जो हमारी चल रही है, ये x अक्ष जो है, इसमें हमारा वेरिएबल है ओमेगा टी। और यदि हम इस समीकरण को फिलहाल यदि इस रूप में लिखें, इस समीकरण को हम कहते हैं, यह समीकरण इस प्रकार से है, तो हम कह सकते हैं जो V की जो समीकरण होगी वो इस प्रकार से चलेगी। यह हमारी V के समीकरण को प्रदर्शित करती है। और यह जो हमारा मान होता है, यह जो मान है, यह मान प्रदर्शित करता है V0 को प्लस, यानी कि धन दिशा में। और इसी प्रकार यदि नीचे
का जो ये शिखर मान है यह प्रदर्शित करता है v0 को ऋणात्मक दिशा में। तो यह जो हमारी समीकरण है, यह वाली समीकरण, यह समीकरण प्रदर्शित करती है किसी क्षण जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो मान होगा वो v बराबर v0 साइन ओमेगा टी को प्रदर्शित करती है। अब इसी के साथ में यदि हम एक दूसरी समीकरण, दूसरा ग्राफ ड्रॉ करें जो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी को प्रदर्शित करे, तो उसको हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। हमने कहा दूसरी समीकरण हमारी इस प्रकार से है, ये यहां पर जो ये हमारी ये जो ऊंचाई है, यह जो ऊंचाई है यह प्रदर्शित करती है किसके मान को? धारा के मान I0 को धनात्मक अक्ष में। ठीक इसी प्रकार से यह जो मान है यह धारा का ऋणात्मक मान है। हम चाहें तो यहां पर भी बना सकते हैं, यह हमारे धारा का शिखर मान है। यह विपरीत दिशा में, यह धन दिशा में शिखर मान है, यह ऋण दिशा में शिखर मान है I0। किस दिशा में? ऋणात्मक अक्ष में, नीचे की तरफ। और यहां पर हम ठीक इसी प्रकार से इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो ये हमारा मान होगा यह हमारा होगा माइनस I0 को प्रदर्शित करेगा। आपको लग रहा होगा कि यहां वोल्टेज को हमने ज्यादा ऊंचे ग्राफ से दिखा रखा है और करंट को हमने छोटे ग्राफ से दिखा रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, यानी कि एक दूसरे पर यह एकदम जुड़ी हुई नहीं है। वोल्टेज को हम वोल्ट में नापते हैं और धारा को आप जानते हैं हम एम्पियर में नापते हैं। पर एक को हम ज्यादा, एक को हम कम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि यदि हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज की बात करें, हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है, तो उस वोल्टेज का जो मान होता है वो हमको पता है, वो लगभग 220 वोल्ट के बराबर होता है, जिसको हम कहते थे वोल्टेज का कौन सा मान? RMS मान। तो इसके कारण जो धारा का मान हमारा निकल के आता है, यानी कि I का जो मान निकल के आता है वह मान ज्यादा नहीं होता, वो लगभग 15 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर के लगभग बराबर होता है। यानी कि इसका जो मैक्सिमम मान कहें, धारा का जो अधिकतम मान, वो हम कह सकते हैं 16 एम्पियर के लगभग ले लेते हैं हम इसे, लगभग मान 16 एम्पियर है। तो आप देखिए इनके सांख्यिक रूप से, यानी कि अंकों के हिसाब से देखा जाए तो उसी वोल्टेज में जो करंट का मान है वो अंकों के रूप में वोल्टेज से 220 से काफी कम है। इसलिए हम ग्राफ पे क्या करते हैं, वोल्टेज को थोड़े ऊंचे से दिखाते हैं और करंट को थोड़ा नीचे से दिखाते हैं। अब हम कहते हैं यह जो दोनों के दोनों हैं, यह वाली जो समीकरण प्रदर्शित कर रही है, यह जो है यह प्रदर्शित करती है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी को। यह हमारा ग्राफ यह दिखाता है कि जब वोल्टेज शून्य थी इस स्थान पर तो धारा भी शून्य थी। ठीक इस बिंदु पर जब वोल्टेज का मान अधिकतम हो गया तो धारा का मान भी अधिकतम हो गया। फिर इस बिंदु पर जब वोल्टेज शून्य हो गई तो धारा फिर से शून्य हो गई। और फिर इस बिंदु पर हम देखें तो इस बिंदु पर जब वोल्टेज विपरीत दिशा में, ऋणात्मक अक्ष में जब अधिकतम मान तक पहुंची तो धारा भी विपरीत दिशा में ऋणात्मक अक्ष में अधिकतम मान तक पहुंच गई। और यह वाला बिंदु हमें दिखाता है कि फिर से जब वोल्टेज शून्य हुई तो धारा भी शून्य हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि इस पूरे ग्राफ में वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ चल रहे हैं। न तो वोल्टेज करंट से आगे चल रही है, न करंट वोल्टेज से पीछे चल रही है, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। तो हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई कलांतर नहीं है, कोई इनकी कलाओं में कोई अंतर नहीं है। जिस समय वोल्टेज ज्यादा है उस समय करंट ज्यादा है, जिस समय करंट कम है उस समय वोल्टेज भी शून्य हो जाती है। तो हम कहते हैं यह दोनों क्या है? समान कला में हैं। अब हम यहां पर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कला। और जो हम ये समीकरण यूज करते हैं I बराबर V0 साइन, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी तथा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, किसी प्रत्यावर्ती स्रोत में जो ये दो वेरिएबल होते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा, इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं? कला समंजक कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फेजर कहते हैं। इनको फेजर इसलिए कहा जाता है
क्योंकि यह किसी अक्ष पर दो वेरिएबल जैसे होते हैं, दो चर होते हैं, जिस प्रकार से वो घूर्णन करते हैं किसी सदिश रूप में, ठीक इसी प्रकार से यह भी वोल्टेज और करंट भी किसी अक्ष के परितः घूर्णन करते हुए हमें प्रतीत होते हैं। तो हम कहते हैं यह यदि हम एक अक्ष ले लें, यह हमने अक्ष ले ली, तो हम कह रहे हैं इसमें हमारे पास दो कला समंजक हैं। कौन कौन से कला समंजक हैं? हम कहते हैं कला समंजक दो हैं। पहला तो हमारे पास है वोल्टेज, एसी वोल्टेज, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? V से प्रदर्शित करेंगे। और दूसरी हमारी है एसी धारा, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? I से प्रदर्शित करेंगे। हम जानते हैं V का समीकरण तो होता है, V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा t, और I का समीकरण होता है I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा t। अब यदि आप ध्यान दें तो यह जो हमारा V0 होता है, हमने कहा कि AC वोल्टेज तथा AC धारा दोनों किसकी तरह काम करेंगे? कला समंजक की तरह काम करेंगे। और AC वोल्टेज और AC धारा यद्यपि अदिश राशियां हैं, यह सदिश कदापि नहीं है, यह अदिश है, लेकिन AC के परिप्रेक्ष्य में यह समझने के लिए कि कब यह एक दो दूसरे के साथ साथ चलती है, कब इनमें से कौन सी राशि किससे पीछे हो जाती है और कौन सी राशि किससे आगे हो जाती है, इसको समझने के लिए इनको हम सदिशों के रूप में इनके साथ व्यवहार करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो हमारी AC वोल्टेज है V बराबर V0 साइन ओमेगा t, इसको यदि सदिश के रूप में हम समझें, कोशिश करें समझने की, हालांकि हमने कहा दोनों कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। तो हम कहते हैं कि यह V0 क्या है? एक प्रकार से परिमाण को प्रदर्शित करता है, और यह जो हमारा ओमेगा टी है, यह एक प्रकार से किसको प्रदर्शित कर रहा है? दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक इसी प्रकार धारा के परिप्रेक्ष्य में कहें तो यह I0 किसको प्रदर्शित करता है? धारा के परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि ओमेगा टी किसको प्रदर्शित कर रहा है? दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम इस समीकरण की बात करते हैं, इस समीकरण का अध्ययन करते हैं। हम कहते हैं यह समीकरण हमें बताती है कि जो किसी क्षण, V का अर्थ है किसी क्षण विभव का मान, प्रत्यावर्ती स्रोत के किसी स्रोत में किसी क्षण किसी बिंदु पर विभव का मान V। तो V हमने कहा दो बातों पर निर्भर है, एक तो V0 जो परिमाण है, और दूसरा साइन ओमेगा t जो एक प्रकार से दिशा है। और हमने कहा ये क्या कर रही है? किसी अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है। तो कौन सी अक्ष ले लें? हम ये वाली अक्ष ले लेते हैं। हमने कहा इसके परितः ये घूर्णन कर रही है, और यह जो हमारी प्रदर्शित कर रही है ये वाली अक्ष, यह हमारी एक प्रकार से ओमेगा टी के मान को प्रदर्शित करेगी, यानी कि कोण के मान को प्रदर्शित करेगी। ओमेगा टी, या आप कह सकते हैं कोण के मान को प्रदर्शित करेगी। तो हम कहते हैं जब ओमेगा टी या कोण का मान इस बिंदु पर क्या है? शून्य, यानी कि इस बिंदु पर इसका मान क्या है? शून्य। जब ये यहां से यहां तक बढ़ेगा तो यानी कि यह हम कह सकते हैं π/2 कोण आगे चले जाएगा। यहां पर π/2 कोण, यहां पर पाई, यहां पर 3π/2, और यहां पर घूम करके 0, या जैसे हम कहते हैं 2π या 360 डिग्री, उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले V बराबर V0 साइन ओमेगा t, क्योंकि यह इस अक्ष के परितः घूर्णन कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? कला समंजक या फेजर कहते हैं। तो हमने कहा V का परिमाण तो क्या है? V0, और दिशा क्या है इसकी? इस अक्ष से, शून्य अक्ष से ओमेगा टी आगे। तो हम कहते हैं, मान लेते हैं यह जो है यह हमारा ओमेगा टी है। हम इसके लिए दूसरा पेन यूज करते हैं। यह हमारा प्रदर्शित करेगा ओमेगा टी को। यह तो यह वाला जो हमारा कोण है, यह कोण है हमारा ओमेगा टी, और यह जो प्रदर्शित कर रहा है, ये जो परिमाण है, ये किसका परिमाण है? वोल्टेज का परिमाण है, जिसको हम V0 से प्रदर्शित करेंगे।
तो ये जो समीकरण है v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, इसको जब आरेखों के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो इस आरेख को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। अब इसी के साथ में हम जिसे हम कहते हैं दूसरा फेजर, हमने कहा कला समंजक, इस कला समंजक को ही हम कहते हैं फेजर। एक कला समंजक एसी वोल्टेज को हमने प्रदर्शित कर दिया कला आरेख के रूप में, जो हमने लिखा है कला आरेख के रूप में, इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया। अब हम दूसरा फेजर ले रहे हैं, दूसरा कला समंजक ले रहे हैं जिसे हम कहते हैं एसी धारा, और एसी धारा का सूत्र है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो इसका परिमाण कितना है I0, और अभी हमने यहां पर आपको समझाया कि परिमाण के बारे में यदि बात करी जाए तो हम कहते हैं कि वोल्टेज का परिमाण हम ज्यादा लेते हैं प्रदर्शन में और धारा का परिमाण हम थोड़ा कम लेते हैं। तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, तो आप कोण देखिए, कोण फिर से क्या है ओमेगा टी, यानी कि अब की बार भी कोण कितना है, ये वाला कोण कितना है ओमेगा टी ही है। अब हमें क्या करनी है, धारा को प्रदर्शित करना है, तो धारा को हम इसी के रूप में यदि प्रदर्शित करें तो ये हमारा जो प्रदर्शन होगा ये हमारे किसको प्रदर्शित करेगा, धारा I0 को प्रदर्शित करेगा। तो आप देखिए इन दोनों समीकरणों के लिए, इस स्थिति के लिए जिसमें कि हम देख रहे हैं वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, इस स्थिति में यदि आप जो हमने दो कला समंजक लिए जिसे हम क्या कहते हैं फेजर कहते हैं इंग्लिश में, इन दोनों कला समंजकों का जब आरेख के रूप में प्रदर्शित करेंगे, कला आरेख के रूप में जिसे हम कहते हैं फेजर डायग्राम, तो उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा कि जिस दिशा में वोल्टेज है उसी दिशा में उतने ही कोण से क्या चल रही है, करंट भी चल रहा है, धारा भी चल रही है। तो यह हमारी एक स्थिति हो गई। अब इसके बाद जब हम यहां पर सॉल्यूशन करेंगे इसके, तो हम अलग अलग स्थितियों के बारे में विचार करेंगे। तो दो और स्थितियों के बारे में हम विचार करते हैं। अभी हमने एक स्थिति के बारे में बात करी जिसमें कि हमने कहा पहली स्थिति में समीकरण थी v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, और समीकरण दूसरी थी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो इसके बारे में हमने चर्चा की। दूसरी स्थिति हमारी है v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, और दूसरी है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और तीसरी स्थिति हम ले रहे हैं जब v का समीकरण है v बराबर v0 साइन ओमेगा टी और I की वैल्यू है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब हम यहां तीनों स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका भी हमने फेजर डायग्राम इस तरीके से बनाया। हमने कहा यह हमारा v0 को प्रदर्शित करता है, यह हमारा I0 को प्रदर्शित करता है, और यह हमारा कोण ओमेगा टी को प्रदर्शित करता है। यह भी हमने बनाया। इसे हम क्या कहते हैं फेजर डायग्राम कहते हैं। अब यदि इस स्थिति के लिए फेजर डायग्राम बनाया जाए तो कैसे बनेगा, हम कहते हैं यह हमारी दोनों अक्ष हो गई। अब v बराबर v0 साइन ओमेगा टी की बात करी जाए तो कोण तो बिल्कुल पहले की तरह है, यानी कि यह वाला कोण कितना है हमारा ओमेगा टी, और यह किसको प्रदर्शित कर रहा है, यह प्रदर्शित कर रहा है v को, v0 को प्रदर्शित करता है। अब हम देखें जो धारा है वो हमारी वोल्टेज से 5 डिग्री आगे है। कितनी है 5 डिग्री आगे। तो हम 5 डिग्री आगे को कैसे समझ सकते हैं, हम 5 डिग्री आगे को ऐसे समझ सकते हैं, हम कहते हैं यदि फाई कोण इस प्रकार से बनाया जाए, हम इसको इस प्रकार से बनाते हैं करंट को, ये हम कहते हैं यह वाला जो कोण है यह है हमारा फाई। तो यह जो टोटल कोण जो बनेगा ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर हो जाएगा। और यही हमारे किसको प्रदर्शित करता है, धारा के मान को, यानी कि ये किसको प्रदर्शित कर रहा है ग्राफ I0 को। तो दूसरी स्थिति के लिए जो फेजर डायग्राम होगा वो इस प्रकार से होगा। अब हम तीसरी स्थिति की बात करें। तीसरी स्थिति के लिए हम बनाए तो हम ऐसे बना सकते हैं फिर से। अब की बार आप देखिए तो वोल्टेज तो वही है, वोल्टेज को तो हम पहले की तरह बना रहे हैं, ये v0 है और यह वाला हमारा कोण कितना है ओमेगा टी। अब की बार जो साइन है वो ओमेगा टी से 5 डिग्री कम है। तो यदि हम कोण को हम कहें यह वाला कोण हमारा फाई है,
यह वाला कोण हम कहते हैं यदि फाई है, तो हम कहेंगे कि यह जो प्रदर्शित करेगा, ये किसको प्रदर्शित करेगा, I0 को। और यह जो हमारा कोण बनेगा, इस कोण का मान क्या होगा, ओमेगा टी माइनस फाई। यानी कि इस पूरे के पूरे कोण ओमेगा टी से यदि इतना फाई कोण यदि घटा दिया जाए तो हम कहेंगे ये ओमेगा टी माइनस फाई को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अब हमें इन तीनों से क्या बातें पता चली, यहां पर हम क्या कहते हैं, V तथा I साथ साथ हैं, या हम कहते हैं समान कला में हैं। पहली बात, यहां पर हम कहते हैं जो धारा है, क्योंकि देखिए वोल्टेज तो हर स्थिति में अपनी जगह पर बनी हुई है, वो खड़ी है, वोल्टेज नहीं बदल रही है। उसकी पहले समीकरण में भी मान ओमेगा टी था, दूसरी में भी ओमेगा टी था, तीसरी में भी ओमेगा टी था, तो वोल्टेज तो अपनी जगह पर फिक्स है, नियत है। अब धारा ही आगे या पीछे हो रही है, तो हम भी क्या करेंगे, धारा के सापेक्ष अपने कथन लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं यहां पर तो वोल्टेज और करंट साथ साथ है, यानी कि समान कला में है। यहां पर करंट या धारा है, वोल्टेज से आगे निकल गई, तो हम कहेंगे धारा वोल्टेज से फाई कला या फाई कोण अग्रगामी है, अग्रगामी है। अग्रगामी मतलब आगे है, धारा वोल्टेज पीछे रहेगी, कला धारा आगे निकल गई। और यहां की बात करी जाए तो हम कहेंगे यहां पर जो धारा है वोल्टेज से क्या है, फाई कला पश्चगामी है, पश्चगामी मतलब पीछे है। तो एसी में जब हम अलग अलग परिपथों का अध्ययन करेंगे, आप देखेंगे अब इसके बाद हम 3 परिपथों का अध्ययन करेंगे। एक, जब एसी वोल्टेज के साथ केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो। दूसरी स्थिति, जब एसी प्रतिरोध के साथ, एसी वोल्टेज के साथ या एसी परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हुआ हो। और तीसरी, जब एसी परिपथ में केवल एक कुंडली लगी हुई हो। तो तीनों स्थितियों में हम देखेंगे वोल्टेज और कला के संबंध का अध्ययन करेंगे कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व धारा के मार्ग में कितना अवरोध उत्पन्न कर रहा है, किस प्रकार से धारा को प्रभावित कर रहा है, कि वह वोल्टेज के कब साथ साथ चलती है, कब पीछे हो जाती है, कब आगे हो जाती है। तो इन सब बातों का अध्ययन हम अगले जो हमारी अगले टॉपिक हैं उनमें अध्ययन करेंगे, और उनमें तब हम इन कला आरेखों की बात करेंगे। तो यहां पर हमने यह तो समझ लिया कि कला आरेख क्या है। कला समंजक 2 चीजें हैं, एक हमारी वोल्टेज और एक करंट है, और इन दोनों का किसी अक्ष के परितः जो घूर्णन दिखाना कि किस प्रकार ये साथ साथ चल रही है, आगे चल रही है धारा या पीछे चल रही है, इसी को हम जब आरेखों के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम क्या कह देते हैं, कला आरेख, जिसे हम कहते हैं फेजर डायग्राम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फेजर डायग्राम है काफी इंपॉर्टेंट है। और हम देखेंगे जब एलसीआर परिपथ, एक ऐसा परिपथ जिसमें एल भी ले लेंगे, सी भी ले लेंगे, आर भी ले लेंगे, तो वहां पर हम जो परिणामी मान निकालेंगे वो इन्हीं आरेखों की सहायता से निकालेंगे। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आज हमने जो भी कुछ समझा वो आपकी समझ में जरूर आया होगा, जो भी कुछ पढ़ा। और यदि फिर भी आपके मन में कहीं कोई डाउट आता है किसी पॉइंट पर, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे कि हम आगे उसे क्लियर कर पाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।